हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 98। नवरात्र के 8 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला और आया 9वां दिन। रिवा और वंश घर पर ही थे और हॉल में बैठे कल्याणी जी से बातें कर रहे थे कि तभी रिवा का फोन बज उठा। तो उसने फोन उठाकर देखा और उस पर फ्लैश हो रहा नाम देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत फोन उठाते हुए चहक कर बोली, हेलो मौसमी आंटी, कैसे हो आप? इतने दिनों बाद कॉल किया आपने। निवेदिता कैसी है? जिस पर सामने से मौसमी जी बोली, हम लोग तो ठीक हैं, तुम बताओ, तुम और तुम्हारा मम्मा कैसा है? तो उनके इस सवाल पर रिवा जवाब देते हुए बोली, हम तो ठीक है आंटी, आप बताइए कैसे याद किया? तो मौसमी जी बोली, हम तो तुमको ये बताने के लिए कॉल किया था कि कल हमारे यहाँ पर हमेशा की तरह शेंदूर खेला होगा, तो तुम भी आना और रीमा जी को भी लेकर आना अपने पूरे फैमिली के साथ। आखिर तुमने हमारी निधि को पढ़ाया है, डांस सिखाया है और इतना स्वीट हो तुम, तुम्हारे बिना कैसे होगा शेंदूर खेला? उनकी बात को सुन रिवा एक्साइटेड होते हुए बोली, वाओ आंटी, थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए। मैंने बहुत सुना है इस रिचुअल के बारे में और कल इसे देखूंगी और आप लोग के साथ खेलूंगी भी। मज़ा आएगा और आप टेंशन मत लीजिए, आपने बुलाया है तो हम सब आएंगे। और फिर ये कहकर थोड़ी इधर उधर की बातें कर उसने फ़ोन रख दिया। तभी उसके पास बैठी कल्याणी जी बोली, किसका फ़ोन था बेटा? कहाँ जाना है कल हमें? जिस पर रिवा जवाब देते हुए बोली, दादी माँ, हमें कल उस कॉलोनी जाना है जहाँ मेरे मामा मामी का घर है। वो क्या है ना, उनकी एक पड़ोसी है जो बंगाली है, मौसमी चटर्जी। पहले जब मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी तो उनकी बेटी को मैंने पढ़ाया और डांस सिखाया था। तब से मेरा उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, इसलिए कल विजयदशमी के दिन उनके वहाँ सिंदूर खेला होता है, जहाँ उन्होंने मुझे मेरी पूरी फैमिली के साथ इन्वाइट किया है। इसलिए हमने वहीं जाना है कल। इस पर कल्याणी जी कुछ कहती उससे पहले ही वंश रिवा से बोला, लेकिन रिवा, मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम्हारी मामी भी है और वैसे भी अजय की वजह से वो हमसे वैसे ही नफरत करती है, तो वहाँ जाकर उनके भी मुंह लगना पड़ेगा और मूड ही खराब होगा। पर रिवा उसी बात को पूरी तरह खारिज करते हुए बोली, वो है तो क्या हुआ, कहीं के प्राइम मिनिस्टर है क्या वो, कि वो जहाँ होंगी वहाँ हम नहीं जाएंगे? वैसे भी उन्होंने नहीं, मुझे आंटी ने बुलाया है, तो मैं भी जाऊंगी और आप लोग भी जाएंगे। उनसे मैं तब नहीं डरी जब मैं उनके घर में रहती थी, तो अब क्या डरूंगी, ये जानने के बाद भी कि उन्होंने मेरी माँ के साथ क्या क्या किया है। ये सुन वंश खामोश हो गया, क्योंकि वो भी जानता था कि रिवा की बात बिल्कुल सही है। उसके बाद रिवा ने रिमा जी को फोन लगाया और उन्हें पूरी बात बताते हुए बोली, तो आप भी कल डैड, भाई और वंशु के साथ पहुंच जाइएगा। जिस पर रिमा जी ने हाँ बोला और फिर इन दोनों ने थोड़ी बातें कर कॉल कट कर दिया। अगले दिन वो लोग तैयार होकर शिव शक्ति कॉलोनी पहुंचे। वहां पहुंचकर जेंट्स सारे चेयर में बैठ गए और वहीं रिवा और रिमा जी वंशिका को लेकर अपनी जान पहचान की लेडीज से बात करने लगी। तभी उनके पास मौसमी जी आते हुए बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहा है, चलो हमारे साथ, वहाँ सब लोग सिंदूर खेला शुरू करने वाला है। और ये कहते हुए उन तीनों को लेकर औरतों के बीच आई, जहाँ सारी औरतें बंगाली स्टाइल में साड़ी पहने, हाथों में धूपदानी लिए और सिंदूर लिए सिंदूर खेला शुरू करने वाले थे। तभी वहाँ अरुणा आई और रिमा जी को देख मौसमी जी से बोली, बुरा मत मानिएगा मिसेस चटर्जी, लेकिन ये खेल सुहागन औरतों के लिए होता है, यहाँ एक विधवा का क्या काम? अब रिमा को खुद समझना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं समझा तो मुझे कहना पड़ रहा है। आखिर ये सभी सुहागन औरतें अपने पति के लिए खेलती हैं, उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए खेलती हैं, लेकिन इसके तो। कहते हुए वो रिमा जी को एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी, जिनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। लेकिन वो उनसे कुछ ज्यादा कह पाती उससे पहले ही रिवा अपनी माँ के आगे आते हुए चिल्लाकर बोली, बस, बहुत हो गया। एक और लफ्ज भी मेरी माँ के बारे में बोला ना तो भूल जाऊंगी कि तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता भी था पहले। जिस पर वो रिवा पर भड़कते हुए बोली, ए लड़की, घर से क्या निकली, पढ़ निकल आए तेरे? बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गई है क्या? लेकिन तुझसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, आखिर खून अपना रंग तो दिखाता ही है, जैसी माँ वैसी बेटी। अरुणा ये सब कह ही रही थी कि तभी वहां सौरभ जी की गुस्से भरी आवाज गूंजी, जो गरज कर बोले, बस, बहुत हो गया। बहुत बोल लिया तुमने मेरे अपनों के बारे में और बहुत सुन लिया मैंने। आगे एक लफ्ज भी और बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। जिस पर अरुणा उनकी ओर देखते हुए गुस्से से बोली, इतनी क्यों मिर्ची लग रही है इसके लिए आपको? आखिर रिश्ता क्या है आपका इसके साथ, हमें भी बताइए। इसी की वजह से तो मेरे पति को जेल भिजवाया है ना आपने, तो बोलिए ऐसा क्या रिश्ता है आपका इस विधवा से? लेकिन उसके इतना कहने पर सौरभ जी शांत ही थे, तो उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट आ गई और वो आगे बोली, क्या हुआ, बोल नहीं पाएंगे ना? अरे कोई पवित्र रिश्ता होगा तब ना बोलेंगे?
और अब ये मत कहना कि दोस्ती का रिश्ता है, ये है, वो है, क्योंकि ये दुनिया है। यहाँ रिश्तों में नाम चाहिए, खासकर ऐसे रिश्तों में जो ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों के साथ जोड़े जाते हैं। पर इस बात को सुनते ही सौरभ जी अपना आपा खो बैठे और अरुणा जी से बोले, बंद करो अपनी गंदी जुबान से मेरी मंगेतर के बारे में ऐसी बकवास बातें करना, क्योंकि ये बातें तुम जैसे धोखेबाज लोगों के मुंह से तो बिल्कुल शोभा नहीं देती। ना ही मुझे तुम्हें कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना है रिमा का, क्योंकि सब जानते हैं वो कैसी है। लेकिन तुम जैसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए आज बताऊंगा नहीं, बल्कि दिखा दूंगा कि हमारा रिश्ता क्या है। ये कहते हुए उन्होंने पास रखी सिंदूर की थाली में से सिंदूर उठाया और अगले ही पल रिमा जी के पास आकर उनकी मांग भर दी। फिर अरुणा को देख बोले, अब किसी को कोई सवाल है मेरे रिश्ते पर? अगर है तो जान ले कि ये मेरी पत्नी है आज से, मिसेस रिमा सौरभ अग्रवाल। इज दैट क्लियर? और ये कहते हुए उन्होंने एक नज़र सबको देखा और फिर हैरान खड़ी रिमा जी को, जो अपने होश खो बैठी थी। तभी वो उनके हाथ को थाम वहां से निकल गए। उनके पीछे बाकी सब घर वाले भी निकले, जो खुद उनके उठाए इस कदम से हैरानी में थे। क्या होगा सौरभ जी के उठाए इस कदम का असर उन दोनों के रिश्ते पर? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।